नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। खबर दोपहर में। पहली खबर है राजस्थान से। राजस्थान में जारी सियासत खींचतान में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट पर एक्शन लेते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। साथ ही सचिन पायलट के समर्थन वाले मंत्रियों को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ अब अशोक गहलोत एक बार फिर इस सियासी दंगल में विजेता बनकर सामने आए हैं। बता दें कि इस बार की जानकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी है। राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के कैमरों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उसके बाद से ही सचिन पायलट खेमे की नाराजगी और बढ़ गई है। ताजा सूचना यह है कि सचिन पायलट खेमे में विधायकों के बाद अब कांग्रेस के युवा संगठन भी सचिन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवा दल तीनों के शीर्ष नेता और अध्यक्ष ने सचिन पायलट के समर्थन में आकर ये साफ कह दिया है कि राजस्थान की राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेगी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाकर ने ट्वीट कर राजस्थान की सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी है। भाकर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं है। इसी तरह सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारिक ने भी पायलट के समर्थन में सुर मिला दिया है। आपको बता दें कि तीनों युवा संगठन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए ही कांग्रेस अपनी मजबूती को दिखा पाती है। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में नेगेटिविटी इतनी भारी हो गई है कि उसका असर खुद उन्हें दिखाई पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि घर सजाने का तस्वूर तो कुछ बाद में है, पहले ये तय करो कि घर को बचाएं कैसे। घर सजाना तब जब घर बचेगा। मंत्री अकड़ के साथ नहीं बल्कि समावेशी पकड़ के साथ आपको सरकार भी चलानी होगी और सियासत भी करनी होगी। लेकिन आज भी कुछ लोग जो है वो सामंती सुरूर में इतना चकनाचूर हैं कि उन्हें समावेशी सोच उनको दूर तक उनको छू नहीं पा रही है। तो इसलिए जरूरी है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद में है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाए कैसे। तो घर सजाना तब जब घर बचेगा। इसलिए हमारा मानना है कि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा इस कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में भरी हुई है कि उसका असर खुद उनको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस निगेटिविटी का किसी और को नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको ही हो रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार को लेकर चल रहे घटनाक्रम पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी, जिसका नतीजा है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता को ऐसा नेतृत्व मिला। और क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। कि जिस तरीके से पहली हमारी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई कि सरकार और पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी। नतीजा ये है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। और जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार जनता के मनों से उतर जाती है, वो कुर्सी से भी उतर जाती है। न जनता की अपेक्षाएं पूरी कर पा रहे, न कार्यकर्ताओं की, न नेताओं की। तो ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान की जनता को इस तरीके का नेतृत्व मिला था। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन राजस्थान की धरती में ऐसी ताकत है कि कुछ चीज़ें दुरुस्त होंगी और राजस्थान की जनता को एक अच्छा शासन मिले, ऐसी मैं। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। सियासी संकट के बीच देश की राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता पीपी चौधरी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। षड्यंत्र, ये जो सारी की सारी अंतर्कलह, ये उनके आपस में खींचतान मुख्यमंत्री के पद को हथियाने की थी। एक तरफ अशोक गहलोत चाहते मुख्यमंत्री बन के रहना, दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते थे। तो इसीलिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं। अगर बीजेपी को अननेसेसरी घसीट रहे हैं
अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का नाम ले रहे हैं तो बिल्कुल वो बहुत सरासर गलत बात है। दुर्भाग्यपूर्ण जो बने हुए हैं उस ग्रुप से हिसाब से आगे जब भरोसा नहीं है तो उस हिसाब से ये अब बीजेपी के ऊपर सारा का सारा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह का आरोप लगाना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। उनको खुद को महसूस हो गया, आम जनता को महसूस हो गया, क्योंकि सचिन पायलट जो हैं उसने अपना ग्रुप को लेकर के एक जगह बैठना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। सुबह से तमाम बातें हो रही, लगता है कि फाइनलाइज हो गया, बन गई कांग्रेस की। देखिए, मेरा मानना है कि अभी भी अंतर्कलह जो हैं, आप समझते हैं कि जो इनके बीच में जो खाएं बनी हैं, जो इनके बीच में दूरियां बनी हैं, वो दूरियां को कोई पाट नहीं सकता। ये बीच में दोनों के अंतर्कलह रहेगा, ये खेल इनके बीच में खेलता रह जाएगा। और कब जो है बड़ा ग्रुप लेकर करके सचिन पायलट टूट करके दूर हो जाएं, ये अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना में राजस्थान के मुद्दे को लेकर बीजेपी और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि एक ओर जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, बीजेपी ने कुछ अलग ही उपद्रव मचाया हुआ है। इस दौरान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई। अपनी जीभ पर लगे खून के पचने के पहले ही राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराकर डकार लेने की स्थिति में बीजेपी दिख रही है, लेकिन यह संभव नहीं लगता। अब इस कड़ी में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सामना में जो कहा गया है बिल्कुल बराबर है। इनको कोरोना के खिलाफ लड़ने के बजाय विरोधी दल के लोगों के सरकारें हराना, उनको उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं तो इस तरह का मध्य प्रदेश का सरकार उस वक्त गिराने की कोशिश नहीं करते। कोरोना से लड़ते तो बहुत सारे लोग अंदर आए, वो आते प्रदेश से जो आए वो आते नहीं। 12 फरवरी को राहुल जी ने ये कहा था कि ये बड़ा संकट है, इसके बारे में सरकार ने कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने कुछ किया नहीं, सरकारें गिराने का काम किया और ट्रम्प का बड़ा स्वागत करने। एमपी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान पूर्व सीएम उमा भारती के आवास पर पहुंचे और उमा भारती से आशीर्वाद लिया। उमा भारती खुद ही गेट पर उनका स्वागत करने आई थी। दोनों नेताओं ने फिर प्रदेश की सियासी स्थिति पर बात की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर 2 दिन पहले ट्वीट किया था, लेकिन एयरपोर्ट पर जब उनसे सचिन पायलट को लेकर सवाल किया गया है तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं उमा भारती ने राजस्थान में सियासी संकट और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में नहीं, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितने स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाए। कानपुर शूटआउट के एक और आरोपी शशिकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियारों को बरामद कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस से लूटे गए कई हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस मिले हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि बिकरू कांड के एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। शशिकांत के खुलासे के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल मिली है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत हैं। अब तक 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।
जिसमें से विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रशांत मिश्रा और प्रवीण दुबे शामिल हैं। इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक राज्य की सियासत का पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में एनजीटी के आदेश के बाद जनहित को देखते हुए हर की पैड़ी को गंगा नहर स्क्रैप चैनल बनाने का आदेश दिया गया था। अगर ऐसा ना किया जाता तो कई निर्माण कार्य प्रभावित होते। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदेश को निरस्त करने को लेकर राज्य सरकार को भी पत्र लिखा गया है। इसके अलावा हरिद्वार पहुंचकर गंगा सभा और संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और अपने पुराने फैसले पर माफी भी मांगी। आपको बता दें कि आजकल कांग्रेस नेता हरीश रावत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और विरोधी दलों को कभी इशारों में तो कभी सीधे सीधे भी आड़े हाथ ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच राजधानी में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कुल 91,312 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रतिक्रिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों में भी कमी आ रही है, साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है, लेकिन हमें निश्चित होकर नहीं बैठना है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में हम नहीं जानते हैं कि ये दोबारा बढ़ सकता है और उन्होंने लोगों से सावधानी बरतते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही सैनिटाइजेशन पर भी ध्यान देने के साथ अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। दिल्ली में सुधार को लेकर उन्होंने कहा कि यह टेस्टिंग के जरिए संभव हुआ है। दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिल्ली पहला राज्य था जहां पे देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था ALBS में, और अभी कुछ दिन के अंदर ही दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक प्लाज्मा एक मददगार साबित होता है लोगों की जान बचाने के लिए। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि 100% लोगों को की जान बच सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। दिल्ली के अंदर जो डेथ रेट कम हुआ है उसमें प्लाज्मा का भी एक अहम रोल रहा है। पिछले 1 महीने में दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सभी संस्थाओं ने, सभी सरकारों ने, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सबने मिलके बहुत शानदार काम किया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पहले 100 टेस्ट करते थे तो उसमें 35 लोग पॉजिटिव आते थे, अब हम 100 टेस्ट करते हैं तो 7 या 8 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिविटी रेट घटा है। मौतें बहुत कम हुई हैं। मिड जून में लगभग 101 मौत डेली हो रही थी और अब लगभग 40 के करीब मौत डेली हो रही है। उसको भी कम करना है सबको। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी कोलकाता में संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार गई है। राज्य में कोरोना के 1,435 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल में अब तक 31,448 के पार संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। राज्य में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 900 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले पंजाब में बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार समय समय पर मामलों को लेकर समीक्षा कर रही है और इसी के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। वहीं कुछ दिन पहले ही कैप्टन सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
इसी कड़ी में अब क्वारंटीन के नियमों में राहत दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने कहा कि पंजाब में 72 घंटे से कम समय के लिए आने वालों को अब अनिवार्य होम क्वारंटीन से छूट दी गई है। उन्हें सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट पर एक औपचारिक दायित्व करने की जरूरत है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने एक बेतुका बयान दिया। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली थे, असली अयोध्या भी भारत में नहीं ही थी। यह काठमांडू के करीब छोटा सा गांव था। अब इस पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस पर बीजेपी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उनको चाहिए वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी को कि कहाँ है अयोध्या, उसका वो डेवलप कराएं, उसकी राजधानी तय करें। हमको तो प्रसन्नता होगी कि इसी बहाने ये कम्युनिस्ट शासन में ये राम को मानेंगे तो राम को मानने का काम करें, ये उनको काम करना चाहिए। लेकिन जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो खराब करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं, युगों युगों से चले आ रहे हैं। तो ये पुराने संबंध हैं, तो उन संबंधों को बिगाड़ने का काम। राजस्थान की सियासत पर सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। देखिए, जो परिस्थिति बनेगी, दो बातें हैं कि यहाँ की कुल मिलाकर परिस्थितियां और उसके बाद केंद्र के निर्देश, उन दोनों की पालना हम लोग करेंगे। तो लेकिन हमारी, जैसे मैंने कहा, प्राथमिकता ये सरकार जाए और एक लोकप्रिय सरकार आए। राजस्थान के साथ पिछले चुनाव में जो छल हुआ और जिस तरीके से आज भी कांग्रेस का बेदम आला कमान, जिसमें न अपने क्षेत्र को, अपनी पार्टी को संभालने की ताकत है, एक चुनी हुई सरकार को कायम नहीं रख सकते, अपने अंतर्विरोध को दूर नहीं कर सकते, वो जनता का कैसे भला करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि कोई स्थिर, मजबूत और जनता के मन की सरकार बने। सतीश पूनिया को आपने सुना। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। रामपुर में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से हुई इन लोगों की मौत की पुष्टि रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने मीडिया से वार्ता कर दी। मृतक के परिवार वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है, इलाकों को भी सीज कर दिया गया है। रामपुर में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69 हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। आज जनपद रामपुर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिनमें से 4 जिला अस्पताल की ट्रूनेट मशीन से जांच के दौरान निकले हैं और 6 रिपोर्ट्स पीजीआई की आई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आज 10 नए केस हो गए और जनपद में जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 69 हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना पॉजिटिव 2 व्यक्तियों की मौत की खबर भी है। इनमें से एक व्यक्ति स्वार का टीबी का पेशेंट था और जो रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव पाया गया, और एक महिला जिसको 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल में लाया गया था, डायबिटिक थी और उसकी रिपोर्ट उसको जांच करने पर ट्रूनेट मशीन में उसको। नागालैंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। आज सुबह करीब 8:32 पर लोंगेत जिले में ये झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले डिगलीपुर और अंडमान निकोबार में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस हुए थे। कोरोना वायरस संकट के वक्त इन दिनों देश विदेश में लगातार कुछ दिनों के अंतराल के बाद भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इन भूकंप के झटकों में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। तेलुगु कवि वरवरा राव को महाराष्ट्र के तलोजा जेल से मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया। इसके लिए 5 याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से अपील की थी।
वरवरा राव की खराब तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में देर रात भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर और 4 अन्य याचिकाकर्ताओं ने वरवरा राव को सही इलाज मुहैया कराने और हॉस्पिटल में दाखिल कराने की मांग की थी। वरवरा राव नवंबर 2018 से गिरफ्तार हैं और बाद में उन्हें फरवरी 2020 में NIA के हवाले कर दिया गया था। राव पर प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन से ताल्लुक रखने समेत कई गंभीर आरोप हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सेब की खेती की जाती है, लेकिन इस बार कुल्लू में सेब की फसल पर स्कैब रोग जकड़ लिया है, जिसके चलते बागान मालिक काफी चिंता में हैं। बागान मालिकों ने इसकी शिकायत उद्यान विभाग से की है। इसकी जांच के लिए राज्य का बागवानी विभाग सक्रिय हो गया है। राज्य के शिमला, कुल्लू, मंडी क्षेत्रों के सेब के बगीचों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। बागवानी विशेषज्ञ का मानना है कि स्कैब का नियंत्रण प्रथम अवस्था में ही किया जाना चाहिए, अन्यथा समय पर अगर इसका नियंत्रण ना किया गया तो ये रोग धीरे धीरे पूरे बगीचे में फैल जाता है। इसके बाद आसपास के बगीचों में भी ये रोग फैलता है। इससे ना तो फल का विकास हो पाता है और ना ही पत्तियों का। इसका प्रभाव अगले साल भी फसल पर पड़ता है। हम जैसे देख रहे हैं कि बागवानी विभाग जो है, जो सर्वे किया, जो सर्वे हमारे फील्ड ने किया, हमने स्वयं भी किया, तो हमने पाया कि जो स्कैब के जो लक्षण है उन बगीचों में पाए गए जो लॉकडाउन के दौरान जो है लोग जो है वो स्प्रे नहीं करते, कई कारणवश उनसे उन्होंने जो स्प्रे नहीं कर पाए। तो अब मेरा जो है फिर से अपील रहेगी बागवान भाइयों से कि जो विभाग द्वारा जो दवाइयां जो हमने जारी की है हर अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में बड़े पैमाने पर सोयाबीन, तूर, कपास की खेती होती है, लेकिन इस साल नकली खराब क्वालिटी की बिजाई की वजह से किसान परेशान हैं। किसान 2 बार खेतों में बुवाई कर चुके हैं, लेकिन फसल नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की लागत का उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अब किसानों ने सरकार को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की बात कही है और साथ ही वित्तीय सहायता मुहैया कराने की भी बात कही है। उसमें सोयाबीन बोया, पहले बोया निकला नहीं, दूसरे बार बोया निकला नहीं, फिर बाद में मैंने अब कपासी लगाया। और कितने बार लगाना, खेती के भरोसे पर अपन बैठे रहते, अपन जो कमाते इसके वास्ते कमाते, बच्चे बाल बच्चे पोसना नहीं होता, इसके लिए अपन कमाते, क्योंकि अपना दूसरा कुछ धंधा नहीं है। ये जो अपना कमाई है इसके ऊपर रहता और अपने ऊपर कर्जा है, बैंक का लोन लिया, वो खेती को लगाया, खेती को लगाने के बाद में पूरा पैसा निकल गया और साहूकार के पास गया तो फिर पैसे देते नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।